हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओएओ एंड एपीएफसी की मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है और इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में है, वहाँ पर देख सकते हैं, या फिर उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है पहला प्रश्न। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आइए देखते हैं यहाँ पर पार्ट ए को, जिसमें डायरेक्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक, और बताया गया है कि सेंटेंस में ब्लैंक स्पेस को दिए गए अक्षरों की सहायता से फिलअप करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया कि रवि हैज़ द हैबिट ऑफ, फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस ए हेडक। तो आपको बताना है ब्लैंक स्पेस में क्या भरा जाएगा। ऑप्शन दिया गया और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। रवि हैज़ द हैबिट ऑफ, फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस ए हेडक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कंप्लेनिंग ऑफ ए हेडक। अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड नंबर, आई ऑलवेज वांट टू गो अलोन फॉर ए राइड बट माई मदर ब्लैंक स्पेस गोइंग विद माई ब्रदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी इंसिस्ट ऑन। इंसिस्ट ऑन हो जाएगा, इंसिस्ट ऑन गोइंग विद माई ब्रदर। अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड नंबर दिया गया है कि द न्यू स्टूडेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू, फिर उसके बाद स्पेस विद हिज क्लासमेट। तो आपको बताना है यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी गेट अलोंग विद हिज क्लासमेट। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर दिया गया है कि द विजिटिंग डिप्लोमेट, फिर उसके बाद स्पेस द प्राइम मिनिस्टर। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या भरा जाएगा ऑप्शन की सहायता से। द विजिटिंग डिप्लोमेट स्पेस द प्राइम मिनिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कॉल्ड ऑन। द विजिटिंग डिप्लोमेट कॉल्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक डायरेक्शन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि आपको नीचे दिए गए अंडरलाइन का नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है कि ही फेल्ट डिसोलेटेड आफ्टर ही लॉस्ट हिज बिजनेस। तो आपको बताना है यहाँ पर डिसोलेटेड का क्या होगा नियरेस्ट इन मीनिंग। ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी डिजर्टेड। डिसोलेटेड का नियरेस्ट इन मीनिंग हो जाएगा डिजर्टेड। अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर दिया गया है, डोंट कंडोन सच एक्ट्स विच लीड टू अनरेस्ट इन द कंट्री। तो आपको बताना है कंडोन का यहाँ पर क्या होगा नियरेस्ट इन मीनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 4, यानी ओवरलुक। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां नंबर दिया गया कि ए गुड वर्क प्लेस शैल नॉट इनकरेज इन एप्टीट्यूड इवन इन हिडन मैनर। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है, नियरेस्ट इन मीनिंग इन एप्टीट्यूड का बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी इनकॉम्पिटेंस। अगला प्रश्न है 8वां नंबर की लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज शुड नॉट इम्पीड वंस मदर टंग लर्निंग। तो बताना है इम्पीड का यहाँ पर नियरेस्ट इन मीनिंग क्या होगा दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी हिंडर। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 12 तक यहाँ पर दिया गया है कि जो नीचे दिए गए सेंटेंस है उसमें से अंडरलाइन वर्ड का अपोजिट इन मीनिंग बताना है। आपको अपोजिट इन मीनिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि देयर प्रीवेल्ड ए ओएबिगॉन फीलिंग इन द रूम। आपको बताना है ओएबिगॉन का क्या होगा अपोजिट इन मीनिंग दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी चीयरफुल हो जाएगा अपोजिट इन मीनिंग। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां नंबर, इट अपीयर्स दैट द होल ग्रुप इज म्यूटिनस। तो बताना है म्यूटिनस का अपोजिट इन मीनिंग क्या होगा। अपोजिट इन मीनिंग यानी एंटोनिम्स क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ओबेडिएंट। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि दे कंसीडर देमसेल्फ एज फोज फ्रॉम बर्थ। तो आपको फोज का बताना है अपोजिट इन मीनिंग क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड, यानी फ्रेंड्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, दिस पेंटिंग हैज़ ए डिस्टिंक्टिव एलिमेंट विच कैन बी नोटिस्ड वेल। डिस्टिंक्टिव का बताना है क्या होगा अपोजिट इन मीनिंग। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कॉमन हो जाएगा COMMON
कॉमन। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 16 तक यहाँ पर डायरेक्शन दिए गए जिसमें आपको अरेंजमेंट करना है यानी रीअरेंज करना है दिए गए जंबल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो यहाँ पर 13 नंबर दिया गया है द प्राइज मनी फॉर रिफ्यूजिंग हर पेप्सिको वाज ऑर्डर्ड टू कॉम्पेंसेट द वोमेन। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जल्दी से इसको पहले रीअरेंज कीजिए, उसके बाद इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर आना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए पेप्सिको वाज ऑर्डर टू कॉम्पेंसेट द वोमेन फॉर रिफ्यूजिंग हर द प्राइज मनी। तो यानी RSQP आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा RSQP। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर यहाँ पर दिया गया है ट्रेड ऑपरेटिंग फ्रॉम ए कॉलोनी हेल्ड ए मीटिंग डिमांडिंग ए प्रोब इनटू द इलीगल ड्रग द रेसिडेंट ऑफ द सिटी। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बताइए, इसको पहले रीअरेंज कीजिए, उसके बाद आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा द रेसिडेंट ऑफ द सिटी हेल्ड ए मीटिंग डिमांडिंग ए प्रोब इनटू द इलीगल ड्रग ट्रेड ऑपरेटिंग फ्रॉम ए कॉलोनी, यानी SQRP हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर दिया गया द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज कैंसिल द ऑनगोइंग स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन एंड फॉलोइंग स्टूडेंट्स अनरेस्ट ऑन कैंपस क्लोज टिल फर्दर ऑर्डर्स डिक्लेयर द इंस्टीट्यूशन। तो अब आपको बताना है यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसको रीअरेंज कीजिए और इसका उत्तर बताइए। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा फॉलोइंग स्टूडेंट अनरेस्ट ऑन कैंपस द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज कैंसिल द ऑनगोइंग स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन एंड डिक्लेयर द इंस्टीट्यूशन क्लोज टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा QPSR। तो QPSR यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 15 नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर दिया गया है कि ब्रश्ड पास द लेटेस्ट पेट डॉग स्टेप टू डेथ बाय अ मैन आफ्टर हिज व्हीकल एक्सीडेंटली ए कार्गो वैन ड्राइवर वाज एलिगेटली। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर रीअरेंज कीजिए और इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कार्गो वैन ड्राइवर वाज एलिगेटली स्टेप टू डेथ बाय अ मैन आफ्टर हिज व्हीकल एक्सीडेंटली ब्रश्ड पास द लेटेस्ट पेट डॉग। तो आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा SQRP यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 17 से 20 तक डायरेक्शन दिया गया जिसमें आपको एरर फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं इंडिया वन बाई एन इनिंग्स एंड देयर रन्स नो एरर। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा पार्ट में एरर है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, किस पार्ट में यहाँ पर एरर है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कोई भी यहाँ पर एरर नहीं है, नो एरर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 18 नंबर की ईच वन ऑफ दीज शेयर्स आर ब्रोकन नो एरर। तो अब आपको बताना है इसमें किस पार्ट में एरर है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर की जगह पर ईज होना चाहिए, क्योंकि ईच वन ऑफ दीज यहाँ पर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ईज ब्रोकन होना चाहिए, ना कि आर ब्रोकन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर दिया गया है फ्यू क्रिएचर आउटविट द फॉक्स इन एसोप फेबल्स नो एरर। तो आपको बताना है यहाँ पर किस पार्ट में एरर है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। फ्यू क्रिएचर आउटविट द फॉक्स इन एसोप फेबल नो एरर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी पार्ट 1 में एरर है। फ्यू क्रिएचर की जगह पर फ्यू क्रिएचर्स होना चाहिए, यानी एस होना चाहिए, यहाँ पर क्रिएचर में एस लगना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 20 नंबर। 20 नंबर दिया गया है कि एनीवेयर इन द वर्ल्ड व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन सफर द मोस्ट नो एरर। तो आपको बताना है इसमें किस पार्ट में एरर है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किस पार्ट में एरर है। एनीवेयर इन द वर्ल्ड व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन सफर द मोस्ट नो एरर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, इसमें एरर है। व्हेन देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के पहले ए आना चाहिए, ठीक है। व्हेन देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रेन सफर द मोस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं पार्ट बी में 21 नंबर।
इसका अगला प्रश्न यहाँ पर पार्ट बी में दिया गया 21 नंबर की सरकार की प्रमुख योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य निम्न में से किस में सुधार करना है। तो आपको बताना है किस में सुधार करना है। पहला यहाँ पर लिंग अनुपात में, दूसरा है बाल लिंग अनुपात में, या फिर तीसरा है महिला साक्षरता दर में। तो बताना है निम्न में से सही कोड कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी केवल 2। यहाँ पर केवल 2 करेक्ट होगा, बाल लिंग अनुपात में सुधार करना है। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि मार्स ऑडिट मिशन MOM का प्रक्षेपण PSLV C-25 द्वारा किया गया था, और दूसरा दिया गया यहाँ पर कि चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण GSLV मार्क 3 द्वारा किया गया। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है 23 नंबर की इनमें से कौन धर्म सभा के संस्थापक थे। आपको बताना है यहाँ पर धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी राधाकांत देव। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। अब 24 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि बढ़ी हुई आर्थिक वृद्धि ने कृषि उद्योग और बुनियादी ढांचे जैसे भूमि के कई वैकल्पिक उपयोगों में वृद्धि की है। भारत में सबसे बड़ा भूमि क्षेत्र है। तो आपको बताना है भूमि क्षेत्र यहाँ पर कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी उगाने वाली भूमि है। ठीक है, उगाने वाली भूमि भारत में सबसे बड़ी भूमि क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर दिया गया है कि लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो बताना है लोक लेखा समिति के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन यहाँ पर दिया गया, इस समिति में लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य से अधिक नहीं होते हैं। दूसरा दिया गया, वित्त मंत्री समिति का पदेन सदस्य होता है। तीसरा दिया गया है कि समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और चौथा दिया गया है, राज्यसभा से शामिल समिति के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा से उनके सेवानिवृत्त होने के बावजूद बढ़ाया जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ये कथन जो है वो सत्य है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि ऑपरेशन ग्रीन्स का उद्देश्य किसके मूल्य अस्थिरता की चुनौती का समाधान करना है। तो बताना है ऑपरेशन ग्रीन्स का उद्देश्य किसके मूल्य अस्थिरता की चुनौती का समाधान करना है। तो ऑप्शन दिएगा और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी प्याज, आलू और टमाटर के। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर दिया गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी BR अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी। तो बताना है किसकी स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी बहिष्कृत हितकारिणी सभा का। अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर दिया गया है कि जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल के निम्नलिखित किस चरण में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही आमतौर पर कम होती हैं। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी निम्न स्थिर चरण। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर दिया गया कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न है 30 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर दिया गया है कि राष्ट्रीय गरिमा अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है जो कि। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 1 और 2 और उसके बाद दिया गया है 3 और 4। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 31 नंबर दिया गया है कि मान लीजिए किसी परिपथ में एक तापदीप लैंप में से होकर 1.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 10 मीटर सेकेंड में इसमें से होकर प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी। यानी यहाँ पर आवेश बताना है, चार्ज बताना है, उसकी मात्रा क्या होगी। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यानी 0.015 कूलम। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कन्या वन समृद्धि योजना नामक नई योजना की घोषणा की है। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। अब 33 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है। तो बताना है कौन सा हवाई अड्डा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 1 यानी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि हाल ही में लकाडोंग चर्चा में था, यह है। तो आपको बताना है लकाडोंग क्या है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर थर्ड यानी हल्दी की एक किस्म है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 35 नंबर की सौभाग्य योजना संबंधित है। तो सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सेकंड यानी ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 36 नंबर की जीतू पांडे जिन्हें शेरे बलिया के नाम से जाना जाता था किस आंदोलन से संबंधित है। आपको बताना है किस आंदोलन से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है 37 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर अब दिया गया है कि खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो पहला कथन देख लेते हैं, इस आंदोलन की मांग थी कि पहले ऑटोमन साम्राज्य के सभी पवित्र इस्लामी स्थानों पर तुर्की सुल्तान और खलीफा का नेतृत्व बना रहे। दूसरा दिया गया कि खिलाफत आंदोलन में कट्टरपंथी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना आज़ाद जैसे युवा नेताओं ने किया था। और तीसरा दिया गया कि भारतीय मुस्लिम नेताओं ने खिलाफत को एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जो भारतीय मुस्लिम समुदाय को एकजुट कर सकता था। चौथा दिया गया कि 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति के दिल्ली सम्मेलन ने बड़े पैमाने पर असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यानी 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति के दिल्ली सम्मेलन ने बड़े पैमाने पर असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। ये कथन जो है वो असत्य है, ठीक है, असत्य है यानी सही नहीं है। बाकी ये तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन, जल या अम्लों से भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी AU, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 39 नंबर। इसके बाद यहाँ पर 39 नंबर दिया गया है कि 19वीं शताब्दी में पूर्वी बंगाल का फरादी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ। तो बताना है फरादी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ 19वीं शताब्दी में पूर्वी बंगाल का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी हाजी शरियतुल्लाह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 40 नंबर की भारत में प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है। तो आपको बताना है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है किससे। तो पहला यहाँ पर दिया गया है विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 19 पहला में उल्लेख किया गया है। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 19(1)(1) में वर्णित अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। और तीसरा दिया गया संविधान के अनुच्छेद 361(1) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त है। और चौथा दिया गया देश में कानून के नियम के संचालन से उत्पन्न होता है। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(1) में वर्णित अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 41 नंबर की भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। तो बताना है किस संशोधन में जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पहला संशोधन में। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 42 नंबर की भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के खिलाफ हर राज्य की रक्षा संघ का कर्तव्य होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ा गया। आपको बताना है किस अधिनियम से यहाँ पर सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 42वां संशोधन अधिनियम से। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 44 नंबर दिया गया कि लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो बताना है किसको संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 45 नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वॉरेन हास्टिंग ने मुस्लिम कानून से संबंधित विषयों के अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। उसके बाद दूसरा दिया गया कि जोनाथन डंगन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज शुरू किया। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर उपगत का सिद्धांत या हड़प नीति का उद्देश्य था। तो आपको बताना है क्या उद्देश्य था। पहला दिया गया रियासतों में विद्रोही को नियंत्रित करना और दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि अंग्रेजों के सैन्य शक्ति का विस्तार करना। इसका अगला पॉइंट यहाँ पर तीसरा नंबर दिया गया है कि जमींदारों को विनियमित करना और चौथा दिया गया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार करना। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी जमींदारों को विनियमित करना।
अगला प्रश्न दिया गया 47 नंबर की निम्न में से कौन सा स्टोर ऑर्गेनल डेटा को एक सारणीबद्ध प्रारूप में स्टोर व्यवस्थित गणना और हेरफेर करने के लिए अनुमति देता है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन अनुमति देता है, व्यवस्थित गणना और हेरफेर करने की अनुमति कौन देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, दूसरा है नोटपैड और तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 48 नंबर दिया गया कि लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रवाद पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और यह भारत की दास्ता को पहले नंबर का बिल है। तो आपको बताना है इसमें से किसने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 49 नंबर की होम रूल आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो पहला दिया गया 1917 में अपनी महान प्रगति के बाद आगे बढ़ने की बजाय आंदोलन में धीरे धीरे 1918 में गिरावट आई। दूसरा दिया गया है कि आंदोलन की नेता एनी बेसेंट ने चरमपंथियों के प्रवेश का विरोध नहीं किया। और तीसरा दिया गया कि राष्ट्रवादी नेताओं के बीच निरंतर मतभेदों के कारण आंदोलन कमजोर हो गया। और चौथा दिया गया आंदोलन फिर से महात्मा गांधी द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। तो आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यानी आंदोलन फिर से महात्मा गांधी पुनर्जीवित किया गया था, ये वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 50 नंबर दिया गया है कि आमतौर पर आर्थिक विकास किसके साथ मिलकर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी मुद्रास्फीति की दर के कारण। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 51 नंबर दिया गया कि संलय अमलगम मिश्र धातु है, यह मिश्र धातु के साथ किसके संयुक्त होने से बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पारा से मिलाकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर। अब 52 नंबर यहाँ पर दिया गया कि किसके कोशिका के केंद्रक में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 53 नंबर दिया गया कि घरेलू कार्यों में खाना पकाने या प्रकाश के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी मीथेन। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर दिया गया कि मैग्नीशिया का दूध एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है, यह क्या है। तो आपको बताना है मैग्नीशिया का दूध एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है, यह क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी हल्का आधार। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 55 नंबर दिया गया कि 3 वर्ष के शिशु के दांत को दूध का दांत कहा जाता है। एक स्वस्थ शिशु में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 20 होती है। अगला प्रश्न है 56 नंबर। चीनी या स्टार्च युक्त पौधे सामग्रियों को किण्वित करके बनाया गया खमीर किस उद्योग का प्राथमिक उत्पाद है। तो बताना है किण्वित करके बनाया गया खमीर किस उद्योग का प्राथमिक उत्पाद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी बेकरी और शराब उद्योग दोनों से। अगला प्रश्न देखते हैं 57 नंबर की सड़क पर चलने वाले लड़के द्वारा जमीन से गिरने वाली किताब उठाने पर ऊर्जा परिवर्तन होता है, परिवर्तन में रूपांतरण शामिल है। तो आपको बताना है रूपांतरण क्या शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी रासायनिक ऊर्जा से गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा में। अगला प्रश्न है 58 नंबर की संरक्षी बल का एक उदाहरण है। तो बताना है संरक्षी बल का एक क्या उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 59 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 59 नंबर दिया गया है कि फ्रेटोफाइटस पौधे अधिकतर बढ़ते हुए पाए जाते हैं। तो बताना है किस स्थिति में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी मरुभूमि स्थिति में। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर दिया गया कि जब एक डॉक्टर हाथ पकड़ता है और नाड़ी के दर को मापने की कोशिश करता है तो वह अपनी उंगली रखता है, तो कहाँ पर रखता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी हाथ की कोरोनरी धमनी पर। अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर यहाँ पर दिया गया कि एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से उन वस्तुओं को नहीं देख सकता जो उनकी आंखों से 60 सेंटीमीटर समीप है, वह नेत्र दोष से पीड़ित कहलाता है। तो कौन सा नेत्र दोष से पीड़ित कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी दूरदृष्टि नेत्र दोष। अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न 62 नंबर दिया गया है कि गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत की। तो अब आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा, यानी किसके विरोध में शुरुआत की थी दांडी मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी नमक कर कानून लागू करने के विरोध में। अगला प्रश्न दिया गया 63 नंबर की सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है कि चिकनी बलुई मिट्टी जूट के पैदावार को बढ़ाती है। दूसरा दिया गया है कि जूट की पैदावार बढ़ाने के लिए गर्म एवं आर्द्र यानी नरम अवस्था होनी चाहिए। और तीसरा दिया गया है जूट की खेती आमतौर पर गेहूं के नियमित अपवर्तन के साथ की जाती है। तो बताना है कि कौन सा कथन सही है ऊपर जो दिया गया है। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर थर्ड यानी केवल 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर। ऑपरेशन इंसानियत भारत द्वारा मानवतावादी सहायता थी। तो बताना है किस देश के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी बांग्लादेश के लिए। अगला प्रश्न है 66 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 66 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने संग्रहित प्रोग्राम और डाटा दोनों को रखने के लिए मेमोरी सहित इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया। तो बताना है किसने बनाया। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी जॉन वॉन न्यूमैन ने। अगला प्रश्न 67 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। समाचार पत्र दिया गया और यहाँ पर प्रकाशक यानी संपादक दिए गए हैं। द लीडर के संपादक एनी बेसेंट, युगांतर के CY चिंतामणि और यंग इंडिया के अरविंद घोष। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें से करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कोई भी सत्य नहीं है। यानी द लीडर के संपादक एनी बेसेंट नहीं है, ना ही युगांतर के हैं और ना ही यहाँ पर यंग इंडिया के हैं। तो ये तीनों के तीनों रॉन्ग है, गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 68 नंबर की रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 69 नंबर की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्ताव रखा कि स्वराज को पूरी तरह से स्वतंत्र एवं सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी मौलाना हजरत मोहानी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 70 नंबर दिया गया है कि सी बॉक्स वेबसाइट यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा आरंभ किया गया है। तो बताना है किसके द्वारा आरंभ किया गया है यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 71 नंबर की कौन सा भारतीय राज्य अपने भूजल में आर्सेनिक के प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहा है। तो बताना है कौन सा भारतीय राज्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर थर्ड यानी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर दिया गया है कि भारत में पाए जाने वाली काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से होती है। दूसरा है यह एक वातित मिट्टी है। और तीसरा दिया गया है कि यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो अब बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त सभी जो कथन हैं वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से स्थल है जो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, जो अपने मलमल और रेशम के कपड़े, इत्र, हाथी दांत के काम और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इसके पास में दिया था। तो अब आपको बताना है वो कौन सा स्थल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी वाराणसी। अगला प्रश्न दिया गया 74 नंबर की निम्नलिखित में से किस कारण से बस में खड़े व्यक्ति अचानक से आगे की ओर झुक जाते हैं जब ड्राइवर बस को दुर्घटना से बचाने के लिए बस को मोड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी जड़त्व के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 75 नंबर दिया गया कि जब एक परमाणु अपने संबंधित आयन या केशन बनने के क्रम में परिवर्तन से गुजरता है तो निम्न में से किसकी संख्या में परिवर्तन होता है। तो बताना है किसकी संख्या में परिवर्तन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 नंबर का ऑप्शन नंबर थर्ड यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है 76 नंबर, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत प्रमाणकर्ता सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला यहाँ पर दिया गया है कि इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। दूसरा दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को किसी कारखाने में प्रमाणकर्ता सर्जन के रूप में नियुक्त नहीं की जाएगी जो उसका मालिक हो या ऐसी शक्तियों प्रयोग करने के लिए नियुक्त हो। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सही है जो दिया गया है ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केवल और केवल बी नंबर यहाँ पर सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, केवल और केवल बी। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न 77 नंबर दिया गया कि राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु 1 अप्रैल 2005 को शुरू की गई। और इसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर दिया गया कि इसके तहत बंदी कर्मचारी की छंटनी या गैर रोजगार आघात से उत्पन्न अस्थायी अशक्तता हेतु बेरोजगारी भत्ता देय होती है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है 78 नंबर। 78 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत निम्नलिखित में से किन पक्षकारों के बीच के विवाद को औद्योगिक विवाद कहा जाता है। तो बताना है किन पक्षकारों के बीच के विवाद को औद्योगिक विवाद कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी, यानी नियोक्ता एवं नियोक्ता, नियोक्ता एवं श्रमिक और श्रमिक एवं श्रमिक। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 79 नंबर दिया गया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1948 में विवादों को समाधान करने हेतु किस प्रक्रिया का जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन और इसमें से आपको बताना है कि किस प्रक्रिया का जिक्र नहीं किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी सामूहिक सौदेबाजी की। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 80 नंबर दिया गया कि भारतीय संविधान में बाल श्रमिक से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है मूल अधिकारों में, मूल कर्तव्यों में या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो बताना है किसमें यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मूल अधिकारों में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो ए और सी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड केवल ए और सी में। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर। अब 81 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि श्रम संघ अधिनियम 1926 के तहत श्रम संघों के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि पंजीकरण के लिए 7 या इससे अधिक सदस्य निर्धारित प्रपत्र में पंजीयक के पास अपना आवेदन भेज सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर दिया गया कि इन सदस्यों की संख्या कुल सदस्य की संख्या के 10% होनी चाहिए। तो अब बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर। 82 नंबर दिया गया है उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपको उमंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है यह ऐप है सभी भारतीय नागरिकों को ई सरकारी सेवाओं जो कि केंद्र से लेकर स्थानीय निकायों और अन्य नागरिक केंद्रित सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करता है। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि इसका क्रियान्वयन श्रम एवं नियोजन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। केवल और केवल कथन जो है वो यहाँ पर ए करेक्ट होगा यानी पहला करेक्ट होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी केवल ए। अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर की राष्ट्रीय श्रम आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग के संबंध में बताना है। पहला कथन दिया गया इसकी नियुक्ति 24 दिसंबर 1966 को भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री वीपी गजेंद्र गडकर की अध्यक्षता में की गई। दूसरा दिया गया कि इसका मुख्य कार्य सामाजिक सुरक्षा को बेहतर बनाना था। तो अब आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केवल और केवल फर्स्ट नंबर यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा केवल ए, यानी इसकी नियुक्ति 26 दिसंबर 1966 को भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री वीपी गजेंद्र गडकर की अध्यक्षता में की गई। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 84 नंबर की निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विधान असंगठित क्षेत्र में लागू नहीं होता है। तो बताना है कौन से सामाजिक विधान असंगठित क्षेत्र में लागू नहीं होता है। पहला दिया गया है डाक कर्मकार नियोजन का विनियमन अधिनियम 1948 और इसी में दूसरा दिया गया है बीड़ी एवं शिकार कर्मकार नियोजन की शर्तें 1966 और तीसरा दिया गया है अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त अधिनियम 1979 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। तो अब आपको बताना है इनमें से सामाजिक विधान असंगठित क्षेत्र में लागू नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की शाखा भारत में सन 1928 में स्थापित की गई
और दूसरा दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की केंद्रीयकरण नीति के फलस्वरूप यह कार्यालय भूटान, भारत, श्रीलंका, नेपाल तथा मालदीव समूह की गतिविधियों को देखता है। तो अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो जल्दी से इसको बताइए उत्तर। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 86 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से नेता मजदूर आंदोलन से जुड़े थे। तो बताना है मजदूर आंदोलन से कौन से नेता जुड़े थे। पहला दिया गया श्रीपाद अमृत डांगे, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, और चौथा दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी जुड़े थे। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर। साप्ताहिक पत्र सोशलिस्ट का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो बताना है साप्ताहिक पत्र सोशलिस्ट का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी श्रीपाद अमृत डांगे द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 88 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 88 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से लाभ कर्मचारी परिवार पेंशन योजना में सम्मिलित नहीं है। तो बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी असक्तता हेतु लाभ। अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम के अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है। कर्मचारी पेंशन स्कीम के अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है वो बताना है। पहला दिया गया यह योजना 1995 में शुरू किया गया। दूसरा दिया गया 60 वर्ष की आयु होने पर सदस्य सेवानिवृत्ति, परिपक्व, अल्प सेवा पेंशन ले सकता है। तीसरा दिया गया मासिक विधवा पेंशन 1 माह की गणना योग्य सेवा पूरी करने पर देय है। और चौथा दिया गया है कि मासिक परिवार पेंशन एक समय एक साथ 3 व्यक्तियों को देय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड नंबर सत्य नहीं है कर्मचारी पेंशन स्कीम के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर। 90 नंबर यहाँ पर दिया गया कि सामाजिक सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया कि सामाजिक बीमा एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा समाज के सदस्यों को अंशदान के बदले ऐसे लाभ प्रदान किए जाते हैं। और दूसरा दिया गया है सामाजिक सहायता वह पद्धति है जिसके अंतर्गत लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं जिन्हें इन लाभों की आवश्यकता हो और जो निर्धारित शर्तें पूरे करते हों। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों कथन यहाँ पर सही है, सत्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 3 यानी ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य है। इसका अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर की सामाजिक बीमा के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करें। पहला कथन दिया गया यह पद्धति अनिवार्य तथा अंशदायी दोनों है। दूसरा दिया गया कि इसमें लाभ संबंधित व्यक्ति के साधनों को ध्यान में रखकर सरकार अपने कोष में से प्रदान करती है। तीसरा दिया गया कि इसमें लाभार्थी की आय की जांच जरूरी नहीं है। चौथा दिया गया जोखिम, इसमें कुछ विशेष प्रकार के जोखिम को ही सम्मिलित किया गया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा असत्य है। सामाजिक बीमा के संदर्भ में कौन सा असत्य है यानी सत्य कथन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसमें लाभ संबंधित व्यक्ति के साधनों को ध्यान में रखकर सरकार अपने कोष में से प्रदान करती है, ये करेक्ट नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर दिया गया कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामाजिक बीमा संबंधी योजना जो मर्यादित, अनिवार्य, अंशदायी, वित्तीय, सुदृढ़ एवं प्रशासनिक दृष्टि से सरल हो वो सुझाव किसने दिया था। तो आपको बताना है इसका सुझाव किसने दिया था। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अदाकर ने दिया था। अगला प्रश्न दिया गया 93 नंबर की भारत में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के निर्माण किन के सुझाव पर किया गया था। तो किन के सुझाव पर किया गया था कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का निर्माण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रोफेसर अदाकर के। अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर। अब 94 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत वर्तमान में कितने अधिकतम वेतन वाले कर्मचारियों पर यह अधिनियम लागू होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 21,000 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 95 नंबर की भारत में प्रथम राष्ट्रीय बाल श्रम नीति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया है। तो बताना है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना विधि के दौरान। अगला प्रश्न देखते हैं 96 नंबर। अब 96 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य जिम्मा लेना है। तो बताना है किसका उद्देश्य जिम्मा लेना है। तो ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी स्वामित्व का। अगला प्रश्न है 97 नंबर की एक मशीनरी 1/1/2000 को 1,20,000 की लागत पर खरीदी गई
और ह्रासमान मूल्य पर उसका अवमूल्यन 15% प्रति वर्ष की दर पर किया गया। इससे 31/3/2002 को ₹80,000 में बेच दिया गया। इससे कितनी की हानि हुई? आपको बताना है कि इससे कितने की हानि हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका उत्तर आपका आना चाहिए 3,449 रुपये। तो आप लोग अपना चेक कर सकते हैं, 3,449 रुपये आना चाहिए। वीडियो को पॉज करके अपना हल कीजिए और इसका उत्तर मिला लीजिए। इसका बाद अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर की। यदि एक क्लब को 1998 के लिए चंदे के रूप में 1 लाख प्राप्त हुए, प्राप्त चंदे की राशि 31/12/1998 को 15,000 और 31/12/1997 को 20,000 थी। तो चंदे के रूप में वर्ष 1998 के लिए आय की राशि कितनी हुई? तो आपको बताना है आय की राशि कितनी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो वर्ष 1998 में चंदे के रुपये की आय की राशि जो होगी वो हो जाएगी 95,000 होगी। आप लोग अपना चेक कर सकते हैं, आंसर मिला सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको हल कीजिए और आंसर मिलाइए। अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर। एक नए उत्पाद को प्रारंभ करने के लिए भारी विज्ञापन देना यह है, तो क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सेकंड यानी राजस्व व्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं 100 नंबर। अब 100 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि एक सौर वाई ने 5,000 का लाभ अर्जित किया और फर्म में पूंजी के रूप में 25,000 लगाया। तो अब आपको बताना है यहाँ पर पूंजी पर लाभ की संभावित औसत दर अगर 15% है, यदि इसका मूल्यांकन अधिलाभ के 3 वर्ष के खरीद पर किया गया है तो साख की राशि होगी। आपको साख की राशि यानी ख्याति बताना है। तो बताना है ख्याति कितनी होगी। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा यानी ख्याति आएगी 3,750 रुपये आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। आप लोग अपना चेक कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके अपना हल कीजिए और आंसर को मिलाइए। अगला प्रश्न देखते हैं तब तक 101 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 101 नंबर दिया गया है कि एक पार्टनर के रिटायर हो जाने पर परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यन पर लाभों को निम्नलिखित में किसके पूंजी लेखा में जमा करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ऑप्शन दिएगा और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सभी पार्टनरों के उनके लाभ के हिस्से के अनुपात में पूंजी लेखा में जमा करना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 102 नंबर की। एक पॉलिसी जिसकी कोई परिपक्वता अवधि नहीं है, जो बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही देय है और जिसकी प्रीमियम दर कम होती है वह है। तो आपको बताना है वो जो पॉलिसी है वह कौन सी पॉलिसी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 4 यानी पूर्ण जीवन पॉलिसी। अगला प्रश्न देखते हैं 103 नंबर। 103 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि एक्स ने अपने मकान का बीमा कंपनी ए से 1 लाख में करवाया। यदि उस मकान का वास्तविक मूल्य ₹1,75,000 है और आग लगने के कारण उसे 1 लाख की हानि हो गई है, तो वह कितनी राशि वसूल कर सकता है। तो बताना है वह कितनी राशि वसूल कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कंपनी ए से 1 लाख और बी से 10,000। दोनों कंपनियों से कुल मिलाकर के 1,75,000 और तीसरा दिया गया है दोनों कंपनियों से कुल मिलाकर के 1 लाख और चौथा दिया गया कंपनी ए से 1,75,000 और बी से 1,75,000। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी दोनों कंपनियों से कुल मिलाकर के 1 लाख। अगला प्रश्न देखते हैं 104 नंबर। 104 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया था। तो आपको बताना है यहाँ पर कोबोल का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ग्रेस मुरे होपर ने किया था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 105 नंबर दिया गया है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था। तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा था। ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लाड सेनान था। क्लाड सेनान था। अगला प्रश्न देखते हैं 106 नंबर। अब 106 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि एक समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 26 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो बताना है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। यहाँ पर दिया गया समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 26 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर दिया गया है और उसका क्षेत्रफल इतना दिया गया है। तो अब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकालना है। ऑप्शन दिए गए 24, 48, 12 और 36। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 24 सेंटीमीटर आनी चाहिए। आप लोग अपना वीडियो को पॉज करके हल करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 107 नंबर दिया गया कि यदि किसी
इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 107 नंबर दिया गया कि यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा उसके विकर्ण का मान 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो बताना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि परिमाप 40 सेंटीमीटर और विकर्ण का मान 16 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए, वीडियो को पॉज करके हल कीजिए और इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं 108 नंबर। 108 नंबर दिया गया कि एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है। 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 4/5 भाग भरा रहता है। टंकी की क्षमता लीटर में क्या होगा ये आपको बताना है। तो पहला दिया गया 350, 700, 360 या फिर 1050 लीटर। तो टंकी की क्षमता बताना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 यानी 1050 लीटर जो कि टंकी की क्षमता है। अगला प्रश्न देखते हैं 109 नंबर। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तथा सी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यह एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तो 4500 रुपये कमाते हैं। सी का हिस्सा क्या होगा। तो बताना है सी का हिस्सा क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है 1800 रुपये, 900 रुपये, 1200 रुपये या फिर 1500 रुपये। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इसको हल करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 1200 रुपये। सी का जो हिस्सा होगा वो 1200 रुपये होगा। तो आप लोग अपना चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 110 नंबर की। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह 1 किलो बाट के स्थान पर 930 किलोग्राम के बाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए जल्दी। तो लाभ प्रतिशत बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 3.76, 7.52 या फिर 9.85 या फिर 10.36। यहाँ पर लाभ प्रतिशत बताना है। तो जल्दी से इसको हल कीजिए और इसका उत्तर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 7.52%। अगला प्रश्न देखते हैं 111 नंबर। 111 नंबर यहाँ पर दिया गया कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम की क्रय मूल्य से 33.1/3% कम है। यदि वह व्यक्ति 4 पेंसिलों को 5 कलमों के क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया 50%, दूसरा दिया गया 66.66%, 75% और 87.5%। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो 111 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 87.5%। आप लोग इसका हल करके अपना चेक कर सकते हैं आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 112 नंबर दिया गया है कि एक नाव 20 मिनट में 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 3 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। वह 53 मिनट में 7 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा 2 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो स्थिर जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो आपको स्थिर जल में नाव की गति बतानी है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन दिया है यहाँ पर 75/7 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 120/7 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर तीसरा दिया गया 135/7 और चौथा दिया गया 105/7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। वीडियो को पॉज करके हल कीजिए और इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 135/7 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर जल में नाव की गति होगी। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 113 नंबर दिया गया कि एक धनराशि को 1 वर्ष के लिए 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 324 रुपये बढ़ जाता है। उधार दी गई धनराशि क्या थी। तो बताना उधार दी गई धनराशि क्या थी। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो ऑप्शन दिया गया 32,000, 36,000, 40,000 और 72,000। तो इसको हल कीजिए और इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो उत्तर आना चाहिए वो आना चाहिए 40,000। 40,000 आपको आना चाहिए। आप लोग अपना आंसर चेक कर सकते हैं। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 114 नंबर दिया गया कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैध मतों का 42% हासिल किया और वह 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया। यदि 82,560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया था और 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने प्रतिशत थे। तो आपको बताना है अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने प्रतिशत थे। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को और इसका उत्तर बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 10.6%, 9.8%, 12.9% या फिर 6.8%।
तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए लगभग 6.8%, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अपना चेक कर सकते हैं, लगभग में 6.8% यहाँ पर आना चाहिए। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 115 नंबर दिया गया कि यदि भार संगत संख्याएं हैं तो प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का भारित समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करना है, दिए गए ऑप्शनों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं का भारित समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यानी 2n+1/3। अगला प्रश्न देखते हैं 116 नंबर। 116 नंबर यहाँ पर दिया गया कि यदि एक अर्धगोले का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा। तो बताना है अर्धगोले का आयतन क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, जल्दी से बताइए, इसको हल कीजिए और इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका उत्तर जो आना चाहिए आपका वो आएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 5749.33 सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न देखते हैं 117 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 117 नंबर दिया गया है कि नीचे दिए गए अक्षर अनुक्रम में आगे क्या आएगा। तो बताइए अक्षर अनुक्रम यहाँ पर दिए गए हैं, इसके आगे क्या आएगा, यानी बी के बाद क्या आएगा। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो जल्दी से इसका हल कीजिए और इसका उत्तर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सी आना चाहिए। अगला प्रश्न दिया है 118 नंबर। 118 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको मानना है कि कथन सत्य है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या फिर कौन से निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही निकाला जा सकता है, यदि कोई हो तो। तो कथन यहाँ पर दिया गया कि कुछ सफ़ेद काले हैं, कोई काला हरा नहीं है। तो अब यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया पहला कि कुछ सफ़ेद हरे हैं और दूसरा दिया गया कि कुछ सफ़ेद हरे नहीं हैं। तो अब बताना है कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी निष्कर्ष 2 केवल सही है, यानी कुछ सफ़ेद हरे नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 119 नंबर की यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया गया और यहाँ पर दर्पण दिया गया और इसका प्रश्न आकृति का प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, दिए गए यहाँ पर ऑप्शनों में से बताने हैं। तो एक बार ध्यान से देखिए और प्रतिबिंब बनाइए। तो यहाँ पर ऑप्शन में से क्या करेक्ट हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 120 नंबर। इसका अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर 120 नंबर दिया गया कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। तो यहाँ पर दिया गया बर्तन, मग, कैलकुलेटर। तो अब आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा जो इसका सही निरूपण करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ये वाला है जो बर्तन, मग और कैलकुलेटर का सही निरूपण करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।